हे गाइस, नवाजुल फ्रॉम theNotedown.com और ये है द मैंडलोरियन सीजन 2 एपिसोड 6 का रिकैप। पिछले एपिसोड के रिकैप के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए लिंक्स को चेक करें। टाइथॉन के सफर के दौरान मैंडो बेबी योडा को ग्रोगू नाम से पुकारकर उसके मजे ले रहा होता है। फिर इसके साथ थोड़ा मेटल बॉल से फोर्स कैचिंग खेलने के बाद मैंडो इसे बताता है कि जल्दी वो उसे किसी जेडाई के हवाले कर देगा। माना कि इन दोनों के बीच काफी स्ट्रॉन्ग कनेक्शन है, बट ग्रोगू इतना पावरफुल है कि मैंडो उसे अकेले ट्रेन नहीं कर सकता। ग्रोगू को किसी जेडाई मास्टर की जरूरत पड़ेगी। बेसिकली मैंडो इसे समझाने की कोशिश कर रहा है कि सीइंग स्टोन पर बैठने पर अगर कोई जेडाई इसके कांटेक्ट में आ भी जाए तो प्लीज उसके साथ जाने के लिए तैयार हो जाना। याद है ना अशोका ने क्या कहा था? ग्रोगू को अपनी मंजिल खुद चुननी पड़ेगी, कोई उसे फोर्स नहीं कर सकता। अगर फोर्स किया तो सीधा डार्क साइड। टाइथॉन पर पहुंचकर मैंडो उस टेंपल को ढूंढ लेता है, बट अनफॉर्चुनेटली पहाड़ी पर रेजर क्रेस्ट को लैंड करने लायक जगह नहीं। इसीलिए वो रेजर क्रेस्ट को नीचे पार्क करके जेट पैक की मदद से ग्रोगू को ऊपर लेकर जाता है। जब मैंडो ग्रोगू को उस सीइंग स्टोन पर बिठाकर उसे एक्टिवेट करने का जरिया ढूंढ रहा था, तब ग्रोगू उस पत्थर पर बैठा मस्त ब्लू बटरफ्लाइज के साथ खेल रहा था। अनदर ईस्टर एग्स टू द क्लोन वॉर्स। स्टार वॉर्स यूनिवर्स में इस तरह के ब्लू विंग्ड बटरफ्लाइज मैसेज पहुंचाने का काम करते हैं। अब या तो ग्रोगू इनकी मदद से कोई मैसेज भेज रहा था या फिर ये बस एक ईस्टर एग था। तभी बोबा फेट अपने आइकॉनिक स्टारशिप में बैठकर टाइथॉन पर लैंड करता है। मैंडो उसे देखकर फौरन ग्रोगू को लेने जाता है, बट तब तक ग्रोगू ऑलरेडी फोर्स फील्ड से कनेक्ट हो गया था। मैंडो फोर्स फील्ड के अंदर घुसकर ग्रोगू को सीइंग स्टोन से उठाने की कोशिश करता है, बट फोर्स उसे दूसरी तरफ फेंक देती है। मैंडो ग्रोगू को वहीं छोड़कर शिप की तलाश लेने निकलता है, जहां उसकी मुलाकात बोबा फेट से होती है। एपिसोड 1 से ही बोबा फेट मैंडो का पीछा कर रहा था क्योंकि उसे उसका आर्मर वापस चाहिए। वेल टेक्निकली वो आर्मर बोबा फेट के पापा जैंगो फेट का था, बट क्योंकि बोबा फेट एक मैंडलोरियन नहीं, इसलिए मैंडो उसे उसका आर्मर लौटाने से इनकार करता है। फिर हम देखते हैं कि फेनिक्स शैन जिंदा है, जो बेबी योडा पर अपना निशाना साधे बैठी है। अगर मैंडो ने बोबा फेट के साथ ज्यादा होशियारी दिखाने की कोशिश की तो ग्रोगू तो गयो। फाइनली ये प्रूव हो गया कि सीजन 1 में जो बंदा फेनिक्स शैन की बॉडी के पास पहुंचा था वो वाकई में बोबा फेट था। बोबा फेट ने बोलता है कि चलो यार सब अपने हथियार नीचे रखो, क्यों ना इस मामले को बातचीत से सॉल्व किया जाए। बट मैंडो को अपने हथियार के साथ साथ जेट पैक भी उतार कर रखना पड़ेगा। ये चीज इसे आगे बहुत महंगी पड़ने वाली है। मैंडो ये देखकर परेशान है कि साला ये फेनिक्स शैन जिंदा कैसे बच गई। जब ये लोग इसे मरने के लिए छोड़ गए थे तब बोबा फेट ने शैन को साइबरनेटिक इम्प्लांट्स की मदद से बचा लिया, क्योंकि याद है ना बोबा फेट भी बिल्कुल इसी की तरह टैटूइन पर मरने के लिए छोड़ा गया था। भाई इसकी भी बैक स्टोरी पर एक शो बनाओ, साला ये जिंदा कैसे बच गया। अपनी जान बचाने के बदले शैन हमेशा हमेशा के लिए बोबा फेट की खिदमत में जुड़ गई। ये लोग मैंडो को ऑफर देते हैं कि अगर मैंडो ने बोबा फेट को उसका आर्मर वापस दे दिया तो बदले में वो ग्रोगू की सुरक्षा करेंगे। शैन इसे बताती है कि ग्रोगू की बाउंटी दिन ब दिन बढ़ते जा रही है, मैंडो को जितना मैन पावर मिले उतना कम है। फिर अचानक वहां पर इंपीरियल ट्रूप शटल लैंड करता है और इनका कन्वर्सेशन आधे में रुक जाता है। शटल में से स्टॉर्म ट्रूपर्स का कमांडर निकलकर अपने ट्रूपर्स को बेबी योडा की डायरेक्शन में भेजता है, ग्रोगू। और फिर बोबा फेट और फेनिक्स शैन के बैडएस एक्शन सीक्वेंस के बाद ये दोनों स्टॉर्म ट्रूपर्स की पहली फौज को हरा देते हैं। यहाँ से इस एपिसोड का हर एक मिनट देखने लायक है। कमांडर को मारने के बाद बोबा फेट को रेजर क्रेस्ट में लटका उसका आर्मर दिखता है। उसी वक्त वहां पर स्टॉर्म ट्रूपर्स की दूसरी शिप भी आ जाती है। मैंडो की बार बार कोशिश करने के बाद भी वो ग्रोगू को फोर्स फील्ड से नहीं निकाल पाता, इसलिए मैंडो डिसाइड करता है कि जब तक इसका मेडिटेशन पूरा नहीं होता वो नीचे से लड़ते हुए इसकी सुरक्षा करेगा। बट मैंडो के वहां से जाते ही फोर्स फील्ड गायब होती है और ग्रोगू थककर पत्थर पर लेट जाता है। नीचे जाकर मैंडो अपने विजलिंग बर्ड्स की मदद से शैन को स्टॉर्म ट्रूपर्स के घेरे से छुड़ा लेता है। ये बेचारे यहाँ आए थे ग्रोगू को लेने और मारे जा रहे हैं इन बैडएस मर्सनरीज के हाथों। धीरे धीरे स्टॉर्म ट्रूपर्स मैंडो और शैन पर भारी पड़ने लगते हैं, बट तभी बोबा फेट अपना आर्मर पहनकर सुपर हीरो एंट्री मारता है। कम ऑन गूज बम्स की बाढ़ आ गई थी इस सीन को देख के। सो सेटिस्फाइंग। स्टॉर्म ट्रूपर्स समझ जाते हैं कि भाई अपना इन तीनों से कोई मुकाबला नहीं, फिर वो दोनों शटल को लेकर वहां से भाग जाते हैं। बट ऐसे कैसे भागेंगे? बोबा फेट अपने बैडएस अंदाज में एक रॉकेट से 2 निशान लगाकर दोनों शिप को हवा में उड़ा देता है। भाई साहब इज्जत बचा ली शो ने स्टार वॉर्स यूनिवर्स की। बोबा फेट के इस अंदाज को देखकर मैंडो भी इससे काफी इंप्रेस होता है, बट बोबा फेट के हिसाब से वो तो दूसरे शिप को निशाना लगा रहा था, वो तो बस तुक्के से काम चल गया। ये भी एक ईस्टर एग ही था समझो। बट इनकी खुशियां ज्यादा देर तक नहीं टिकती। ऊपर से एक इंपीरियल क्रूजर मैंडो की शिप को उड़ा देता है। रेजर क्रेस्ट और मैंडो का सफर बस यहीं तक था जो था। हाँ मुझे भी ये सीन काफी बुरा लगा, बट फाइनली अब मैंडो नई शिप ले लेगा। बस हो गया था यार वो रिपेयर्स को देखकर। डियर रेजर क्रेस्ट, रेस्ट इन पीस, पीसेस, सॉरी। फिर हम देखते हैं कि रेजर क्रेस्ट को मॉफ गिडियन की शिप ने उड़ाया था, डायरेक्ट हिट। फिर मॉफ गिडियन ग्रोगू को लेने डार्क ट्रूपर्स को भेजता है। इट्स ऑफिशियल, डार्क ट्रूपर्स। डार्क ट्रूपर्स मतलब बेसिकली बैड एस ड्रॉइड स्टॉर्म ट्रूपर्स, जिसमें डार्क साइड ऑफ द फोर्स का इन्फ्लुएंस भी है।
बट इससे पहले कि मैंडो और शैन सीइंग स्टोन तक पहुंचे, डार्क ट्रूपर्स बेबी योडा को उठाकर गिडियन के पास लेकर जाते हैं। काश मैंडो ने अपना जेट पैक नीचे ना छोड़ा होता, कहा था ना ये इसे बहुत भारी पड़ने वाला है। बोबा फेट अपने शिप में बैठकर डार्क ट्रूपर्स का पीछा करते हुए ऊपर ऑर्बिट में जाता है, बट फिर मैंडो के कहने के मुताबिक वो उन पर फायर नहीं करता। बोबा फेट और शैन इंपीरियल शिप को खुलेआम आउटर रिम में देखकर हैरान है, क्योंकि एम्पायर के फॉल के बाद आउटर रिम न्यू रिपब्लिक के अंडर था। फेट समझ जाता है कि इंपीरियल फोर्सेस अब वापस आ चुके हैं। बोबा फेट के वहां से वापस लौटते ही गिडियन की शिप हाइपर स्पेस में जाती है। नीचे मैंडो निराश होकर रेजर क्रेस्ट के मलबे से वो मेटालिक बॉल और बेस्कार स्पीयर को निकालता है। फिर बोबा फेट अपने आर्मर स्टोर रिकॉर्ड्स की मदद से मैंडो को उसके फैमिली ट्री दिखाता है। मैंडो की तरह ही बोबा फेट के फादर जैंगो फेट भी एक फाउंडलिंग थे और जैंगो फेट ने मैंडलोर पर चले सिविल वॉर में भी हिस्सा लिया था। मैंडो समझ जाता है कि बोबा फेट वाकई में उस आर्मर का हकदार है, इसीलिए वो उसे आर्मर रखने की परमिशन दे देता है। बट याद है ना फेट और शैन ने इससे क्या वादा किया था, अगर इसने आर्मर वापस दे दिया तो बदले में वो ग्रोगू की सुरक्षा करेंगे। मतलब अब जब तक ये दोनों ग्रोगू को सही सलामत मैंडो के हवाले नहीं कर देते, ये इसके कर्जदार हैं। फिर मैंडो अपनी नई टीम के साथ नेवारो जाता है, जहां से पता चलता है कि कारा जून अब न्यू रिपब्लिक की मार्शल बन गई। मैंडो को कारा की मदद से न्यू रिपब्लिक के एक कैदी का पता चाहिए, मिक्स मेफील्ड, मतलब बिलबर। हाँ, बिलबर वापिस आ गया। मैंडो को लगता है कि मेफील्ड इनकी मॉफ गिडियन के क्रूजर को ढूंढने में मदद कर सकता है, पर अनफॉर्चुनेटली इस मामले में अब कारा इसकी कोई मदद नहीं कर पाएगी, क्योंकि उसे अपनी मार्शल की ड्यूटी निभानी है। ऐसे ही ना थोड़ी किसी भी कैदी को जेल से भगा देगी। बट फिर मैंडो इसे बताता है कि गिडियन ने बेबी योडा को किडनैप कर लिया। उधर गिडियन की शिप में ग्रोगू अपने फोर्स पावर की मदद से 2 स्ट्रॉन्ग ट्रूपर्स की बैंड बजाता है। पहले तो ये सब देखने में काफी अच्छा लग रहा था, बट जैसे ही इसने फोर्स चोक मेथड को यूज किया, मुझे भाई टेंशन आ गया, क्योंकि जनरली फोर्स चोक डार्क साइड ऑफ द फोर्स के पावर्स में काउंट होता है। गिडियन ग्रोगू को फुल एक्शन में देखकर काफी खुश होता है और ग्रोगू के थक जाने के बाद गिडियन इसे अपनी डार्क सेबर दिखाकर भी ललचाता है। अपैरेंटली गिडियन को ऑलरेडी पता था कि फोर्स पावर्स यूज करने के बाद ग्रोगू निढाल हो जाएगा। फिर इसे बेहोश करके गिडियन अपने ऑफिसर से डॉक्टर पर्शिंग को मैसेज भेजने बोलता है। इन्हें इनका डोनर वापस मिल गया, जिसकी मदद से वो फोर्स सेंसिटिव क्लोन्स बनाएंगे। और यहाँ होता है द ट्रेजेडी ऑफ ग्रोगू द वाइज खत्म। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब फॉर मोर वीडियोस लाइक दिस। मैंने ऐसे और भी वीडियोस बनाए जिनके लिंक्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग एंड आई एम होपिंग टू सी यू इन माय नेक्स्ट वन।